गुरप्रीत कौर चड्ढा, वाओ, फॉरेन ट्रैवल करती है, अच्छी गाड़ियों में घूमती है, नौकर चाकर है, सब कुछ है। शादी बहुत जल्दी कर रही थी 19 साल की उम्र में। आई वॉज 26 व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड। ये तो आइटम है, ये क्या करेगी। आज अगर मेरे डैड मेरा साथ दे देते ना तो मेरी बेटी थक गई शो के। एक औरत देख के बहुत सारे सिख कम्युनिटी के नेताओं ने भी मेरा ब्लैक पुलिंग किया। इसको सिर्फ गिराना है हमें। बट आज शायद मैंने करप्शन करके अगर कुछ पैसा कमा लिया होता ना तो फिर लोग मुझे अलग नजरिए से देखते। एज अ वुमेन मुझे पावर चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। अरे तुम तो कर लोगी, यू आर वेरी स्ट्रांग। कि अरे ये तो छोड़ो यार। जो लोग भी एनजीओ खोलते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं। हमारी एनजीओ गरीब है, एनजीओ के नाम पे लेते हैं पर उस लेवल पे यूज नहीं करते। ऐसा होता है। आई डोंट हैव बैंक बैलेंसेस। मैं बहुत ज्यादा टफ लाइफ झेल रही हूँ। कि यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम तो कर लोगी। आई वॉन्ट टू रिटायर एंड आई ओनली वॉन्ट टू एंजॉय। वो सब नहीं करना है जो मैं लोगों के लिए करती आई हूँ। तुम्हारा इमीडिएट काम है तो मेरे पास लेके आओ, मेरे पास जनता के काम मत लेके आओ। मैं थक गई हूँ। आई नीड पीस। मुझे अभी शांति चाहिए, मुझे जिंदगी जीनी है। उनकी राख के साथ रूबरू हुई। मुश्किल सफर था। गुरप्रीत के अंदर वाली जो प्रीति है ना, उसको मुझे जगाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वायरल काउच शो। मैं हूं आपकी होस्ट शिविका दीवान और आज हमारे साथ हैं मिस गुरप्रीत कौर चड्ढा। वेलकम टू आवर शो मैम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुना है आपके बारे में और काफ़ी टाइम से हमने आपको बोला कि प्लीज़ आप आइए, अपने कीमती समय में से वक्त निकालिए और हमारे शो में आइए एक बार, ताकि हमने आपका एक पॉडकास्ट देखा था पहले और मुझे लगा कि हमारे शो में वायरल काउच में मुझे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग विमेन चाहिए जो कि और लोगों को मोटिवेट कर सके। आप एक एक्टर हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, एक मॉडल रह चुकी हैं और मतलब जितनी आपके बारे में तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। एक सिंगल मॉम है, सिंगल पेरेंट है, तो इतनी सारी भूमिकाएं आप इतनी आसानी से कैसे निभा लेती हैं? पहले तो शिविका थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बिकॉज मैं भी बहुत टाइम से चाहती थी आपके शो में आना, बट हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा था। जब भी मैं इंस्टा पे देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था आपका और बलराज का टॉक विद बलराज देख के, एंड मुझे होता था कि कुछ तो है इनमें बात कि मुझे आना चाहिए। पॉडकास्ट से मैं इसलिए डरती हूँ कि एक ही बार अपनी स्टोरी कितनी रिपीट करोगे, आप लोगों को कितने दुखड़े रहोगे। पर मुझे आपके शो में सिर्फ इसलिए आना था कि शायद वो एक अंदर की गुरप्रीत के अंदर की प्रीति है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो मेरा एक रीज़न था आपके शो में आने का, एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। और जहाँ बात आती है अलग अलग भूमिकाएं निभाने की, तो एक जब माँ अकेली बीड़ा उठाती है छोटी सी 26 साल की उम्र में बच्चों को पालने की, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं अपने सारे फैन, सारे ऑडियंस और फ्रेंड्स को यही बोलती हूँ कि मैं कंघी से लेके हेलीकॉप्टर बेच सकती हूँ, वो मेरा फोटे है। क्या बात है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक माँ कुछ भी कर सकती है ना। पर चलिए मैम, आज मेरे कुछ सवाल हैं जो पहले आपका मैंने पॉडकास्ट देखा, आपने बहुत ज़्यादा अपने करियर के लिए और सारी चीज़ें बताई। मेरे कुछ सवाल हैं, जैसा आपने बोला कि मैं चाहती हूँ कि प्रीति सबके सामने आए, तो मेरे सवाल आज उस प्रीति से ही हैं। ठीक है, तो मैम आपका पहला सवाल है, अगर आपको अपने काम, अपनी हॉबीज़, अपने लाइक्स डिसलाइक्स इनसे हटकर अगर ये बताना हो कि गुरप्रीत चड्ढा कौन है, तो आप क्या बताएंगी? बहुत बार ऐसा मुझे फील होता है कि जब मैं रात को अकेली बैठती हूँ और मैं जब मी टाइम करती हूँ, कल रात को ही मैं देख रही थी, पिंकी रोशन जी बड़े क्लोज हैं मेरे, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे रात को 12:47 पे डाला कि बालकनी का ब्यूटीफुल सा व्यू, और उसमें लिखा कि इट्स माई मी टाइम। तो जब मैं अपने मी टाइम पे बैठती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ ज़िंदगी में, इस भाग दौड़ में चल क्या रहा है। रोज़ लोगों को ऑब्लाइज करना, रोज़ लोगों के मसले सुनना, रोज़ मुझे सब बोलते हैं कि तुम पॉलिटिक्स क्यों आगे नहीं बढ़ाते हो, क्यों नहीं चुनाव लड़ते हो, क्यों आगे कुछ करना नहीं चाहते। तो मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ कि जो बिना लड़े मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मुझे रोज़ सुबह उठ के कभी किसी का नाली गटर साफ़ करने का फ़ोन आता है, कभी किसी के डोमेस्टिक वायलेंस के, कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो मैं खुद ज़िंदगी कब जीऊँगी? मतलब
और 18 से 48 कब हो गई मुझे पता ही नहीं लगा मेरी स्ट्रगल्स में। 48 के बाद मैंने रियलाइज़ किया 2 साल पहले कि मुझे जीना है यार, बस बहुत हो गया। सो 2 साल से मैं पॉलिटिकली भी उतनी एक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज मैं एक बहुत न्यूट्रल पॉलिटिशियन हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त बीजेपी के हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, शिवसेना के हैं, एनसीपी के हैं। तो मैं एक ऐसी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहती जो सिर्फ कंट्रोवर्शियल राजनीति करे। सो मैं ठीक है, मेरे आइडल हैं राहुल गांधी और वो हमेशा रहेंगे, पर मुझे अंदर से ऐसे लगता है कि मेरा टाइम कब आएगा, मैं कब खुद के लिए जीऊँगी। सो पिछले 2 साल से मैं वही कोशिश कर रही हूँ, 50 की हो गई हूँ कि मुझे जीना है, मुझे जीना है। तो सारी चीज़ें छोड़ के मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे बाहर घूमना पसंद है, मैं वो करना चाहती हूँ। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से सब पता चलता है। या मेरे सवालों में ये भी है, तो आप डिफाइन करें कि गुरप्रीत चड्ढा जी कौन है, अदर देन हर वर्क, हर लाइक्स डिसलाइक्स, हर हॉबीज। इफ आई आस्क यू हु द रियल गुरप्रीत इज, व्हाट वुड यू से? सो मैंने शादी बहुत जल्दी कर रही थी, 19 साल की उम्र में। मैं ब्यूटी पेजेंट्स करना चाहती थी, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। बचपन से कोई मेरे से पूछता था कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं हमेशा बोलती थी कि मैं बड़े होके एक्टर बनूंगी, मैं बहुत काम करूंगी। बट कुछ भी वो सब हो नहीं सका। आज भी मैं एक्टर तो हूँ, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ या सक्सेसफुल हूँ जो मुझे करना चाहिए था, या फिर मैं सीरियस अभी आके हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरप्रीत के अंदर वाली जो प्रीति है ना, उसको मुझे जगाना है। मुझे वो सब नहीं करना है जो मैं लोगों के लिए करती आई हूँ। मैंने बहुत ज़िंदगी में सेवा कर ली, बहुत कुछ कर लिया। अब मैं अपने भी लोगों को बोलती हूँ, अगर तुम्हारा इमीडिएट काम है तो मेरे पास लेके आओ, मेरे पास जनता के काम मत लेके आओ, मैं थक गई हूँ। मेरे क्वेश्चन के हिसाब से और आपके जवाब से मैं ये समझ पा रही हूँ कि यू आर फाइंडिंग आउट कि गुरप्रीत आई नीड कौन है। पीस, आई नीड You need पीस। peace. मुझे अभी शांति चाहिए, मुझे ज़िंदगी जीनी है। मुझे एक इसीलिए मैं फिटनेस में आ गई, इसीलिए मैं हेल्दी और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। इसलिए मैं हर जगह अपनी मम्मी को साथ लेके जाती हूँ कि वो भी इतनी उनकी एज बढ़ रही है, तो मैं उनको सब दिखा दूँ, पूरा घुमा दूँ। मेरे प्यारे प्यारे डॉग्स हैं, ओरियो, एलेक्सा, मैं उनके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। और मैं हर हॉबी अपनी पूरी करना चाहती हूँ। अभी मैंने इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग में टीम ली है। स्कूल टाइम में आई वाज अ स्कूल चैम्पियन फॉर दिस बैडमिंटन, तो मुझे अब है कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, मैं एंजॉय करूँ। बट अभी एक ऐसा हो गया, जरा सा जंपिंग कर लो जिम में तो लोग बोलते हैं अरे नीज पे आ जाएगा, 50 साल उम्र हो गई है, बस करो बस करो। तो वो भी टेंशन होती है कि करूँ तो क्या करूँ। पर आप 50 के हिसाब से आई डोंट थिंक कि मतलब जिम में लोग आपको ऐसा बोलते हो। रियली यू गेट दैट? बट जिनके जिनके ऑलरेडी लग चुके हैं उनको तो बोलना ही पड़ता है हमें। उनको इनसिक्योरिटीज होती है कि ये कैसे कर रही है। ऑफ कोर्स हर कोई इस एज में इतना फिट नहीं होता है। एक्टिंग, प्रोडक्शन और पॉलिटिक्स, सबसे कठिन सफर कौन सा रहा आपका? तीनों ही कठिन थे, बट सबसे कठिन में भी पॉलिटिक्स रहा। बिकॉज़ जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो आना नहीं चाहती थी, बट जब मेरा डिवोर्स हुआ तो मुझे ऐसे लगा मुझे पावर चाहिए, मुझे ताकत चाहिए अपने बच्चों को पालने के लिए। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू किया। तो करते करते फिर मैं शीला दीक्षित जी की टीम के लोगों के साथ जुड़ी। फिर मैं बॉम्बे आ गई। जब मुंबई आई तो यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे सिर्फ एक्टिंग, मॉडलिंग करनी है। मैंने मिसेस इंडिया किया, सब किया। फिर मेरा एक मेरे नोन थे, मेरे फ्रेंड थे, उनका चुनाव था, उसमें उनका साथ दिया। तो उसी तरीके से पॉलिटिक्स ने मुझे अपना लिया। पर पॉलिटिकल सफ़र इतना इजी नहीं था, क्योंकि सबको लगता था अरे ये तो आइटम है, ये क्या करेगी, इसके बस का नहीं है, ये मुझे थोड़े दिन पहले, अभी हफ्ते पहले, एक बहुत बड़े लीडर के नेफ्यू ने बोला कि अरे भाई तो सोचते थे कि अरे मैडम तो सिर्फ पार्टीज और वो बॉलीवुड इवेंट्स में मिलती है, वो क्या पॉलिटिक्स में सीरियस होंगी या लाइजनिंग में सीरियस होंगी या किसी काम में सीरियस होंगी। तो मुझे शुरू से ही सबने ऐसे ट्रीट किया कि ये क्या करेगी, इसको तो मॉडल बनना था, एक्टर बनना था, ये कहाँ कुछ कर पाएगी। पर मैं एक टीचर रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत पढ़ाया है। मैंने पहले नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स किया दिल्ली से, पूसा रोड बाल भारती से 2 साल का। साइमल्टेनियसली मैंने बीकॉम की।
दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैं टीचर बनी, 12 साल मैंने मुंबई दिल्ली के इतने बड़े स्कूल में टीचिंग की। तो मुझे पता था कि मेरी एडमिन क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बट एक औरत देख के बहुत सारे इनसिक्योर नेताओं ने मुझे लाइक पुल किया। बहुत सारे इवन सिख कम्युनिटी के नेताओं ने भी मेरा बहुत ज़्यादा लाइक पुलिंग किया। जैसे मैं उनके फंक्शंस में जाती थी तो मुझे रजिस्टर नहीं किया जाता था, मुझे बुलाया नहीं जाता था, स्टेज पे नहीं बुलाया जाता था, और कहीं कितनी जगह पे मैं चीफ गेस्ट बन के जाती थी, बट जब उनके प्रोग्राम में जाती थी तो मुझे रजिस्टर भी नहीं किया जाता था। तो ये चीज़ मेरे अंदर भरती गई हमेशा। ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स के साथ जुड़ी हुई महिलाएं थी जिन्होंने मुझे आगे आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है कि मैं इसको सिर्फ गिराना है। हमें यही कोशिश रहती थी उसकी कि अरे ये तो छोड़ो यार, सबको इनसिक्योरिटी रहती थी। तो पॉलिटिकल सफ़र मेरा बहुत डिफ़िकल्ट रहा, और यही एक रीज़न रहा कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था मेरे से कोई इनसिक्योर ना हो कि भाई मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, मुझे तुम्हारी कुर्सी नहीं चाहिए, बस मुझे लोगों की सेवा करने दो, मुझे पॉलिटिक्स और पावर चाहिए अपना सोशल वर्क कायम रखने के लिए। तुम्हारे रास्ते में मैं नहीं आऊँगी, तुम्हारे आड़े नहीं आऊँगी। तो ऐसे धीरे धीरे जब लोगों को लगा अरे एक चुनाव निकल गया, इसने टिकट नहीं मांगी, दूसरा चुनाव निकल गया, टिकट नहीं मांगी, मतलब नाउ वी आर सेफ, तो जाके ऐसे मैं लेडर्स चढ़ी पॉलिटिक्स की भी। इट वॉज नॉट ईजी। इट इज़ वेरी या डिफिकल्ट। और एक्टिंग और प्रोडक्शन का क्या है, वो तो ठीक है, मैं एज अ प्रोड्यूसर मैंने खुद ही प्रोडक्शन हाउस खोला, खुद ही सब करना शुरू किया, बिकॉज तब भी मैं यंग थी, दो बच्चों की माँ थी, तो लोगों को लगता था इसको क्या काम देना है। तो मुझे ऐसे हर जगह ऐसे फील होता था कि मैं क्यों जा रही हूँ इधर, मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलूँगी और खुद सबको काम दूंगी। क्या बात है, ये वेरी इंस्पायरिंग। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? मेरी ज़िंदगी में भी टर्निंग पॉइंट्स बहुत आए। पहला टर्निंग पॉइंट था जब मेरे डैड ने मेरे से बात करनी बंद कर दी, जब मैंने लव मैरिज कराई, तो तब टर्निंग पॉइंट था सबसे बड़ा। 25 साल मेरे डैडी ने मेरे से बात नहीं की, और 25 साल वो मैं गई उनसे, 2-3 बार गई उनको मनाने, शिमला चले गए थे वो, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी। तो उसके बाद वो मेरे से बिना मिले ही चले गए। फिर उनके जाने के बाद मैं गई शिमला और उनके साथ मतलब उनकी राख के साथ रूबरू हुई। सो ये एक टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा था लाइफ में। और अभी 2021 में ही उनकी डेथ हुई, एंड उन्होंने संन्यास ले लिया था मेरी शादी के 25 बाद। years he was not talking to you या because 25 years आई ब्रोक माई पेरेंट्स वेडिंग ऑन माई वेडिंग। मेरे मॉम डैड में बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा आपस में उनकी रज़ा मिलती थी, बट जब मेरी शादी हुई तो डैडी को लगा कि मम्मी और भाई ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैंने हाथ वाथ काट लिया था, जला लिया था, तो मम्मी को डर गई मम्मी कि ये कुछ कर ना ले, बचपने थे उस टाइम पे। तो उन्होंने जब मेरा साथ दिया तो डैड को बुरा लगा कि मतलब फिर डैडी कहते या तो मेरा, या इस घर से इसकी डोली जाएगी या मेरी अर्थी जाएगी। सो ऐसी बातें हुई तो फिर डर गए सारे। फिर डैडी घर छोड़ के, उनका शिमला में सेटअप था, बिजनेस था, हमेशा अप डाउन करते थे, वो परमानेंटली शिमला चले गए। फिर उन्होंने ना मेरे ब्रदर से बात की ना मेरी मॉम से बात की, सारी ज़िंदगी वो परमानेंटली चले गए। और मेरे मॉम ने अकेले, फिर हम बड़े हो चुके थे तो मम्मी और ब्रदर ने सारा संभाला, सब किया और बहुत अच्छे से किया। और मॉम ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी मेरे और मेरे ब्रदर के लिए, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। उनको फिर सिर्फ गुरुद्वारा और बच्चे चाहिए थे, दैट्स इट। एंड डैड ने वहाँ पे जाके गुरुद्वारे के साथ जुड़ गए, वो अलग अपनी लाइफ उनकी चलती रही। बट अचानक से मैं गई 2-3 बार उनको शिमला में मनाने, बट वो इतने एडमेंट थे कि वो मेरे साथ इतने अटैच थे कि उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मतलब ये किसी से शादी भी कर सकते हैं मेरी बेटी। मतलब मुझे बेड से ऐसे उठा के वॉश बेसिन तक लेके जाते थे, मेरी बेटी थक गई सो के, इतना प्यार था 19 साल की उम्र तक। और फिर जब उनको लगा कि इसने लव मैरिज करा रही, वो टूट गए थे बहुत ज़्यादा। फिर वो शिमला शिफ्ट हो गए। फिर मैं 2-3 बार छोटे छोटे बच्चों को लेके उनको मनाने भी गई, उन्होंने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। पर जब वो गए, जिस दिन वो गए, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, बिकॉज़ मेरे से बिना बात किए ही चले गए थे। तो वो एक मुश्किल सफ़र था, ज़िंदगी एकदम बदल गई। तो ये जो इतने सालों की ऐसी जर्नी रही जिसमें आप, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको ऐसा लगे कि मेरी वजह से मैंने अपने मॉम डैड की शादी हाँ। ब्रेक कर दी। तो इसके साथ आपको हाउ डिड यू फाइट विद इट, कि मतलब
आपके बीच में कोई मॉम डैड इन सब में कोई बात कराने के लिए कुछ भी नहीं था आपस में? सारे रिश्तेदारों ने बहुत मज़े लिए, बहुत एंजॉय किया उन्होंने कि चलो जी अब तो वी आर फैमिली वाज द हैप्पीएस्ट फैमिली, पूरे खानदान की सबसे हैप्पी फैमिली थी क्योंकि कुछ झगड़ा था ही नहीं। मॉम वाज अ टीचर, डैड बिजनेस करते थे, सब कुछ बहुत हैप्पी गो लकी था। तो जैसे ही हमारी फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स आई तो सबसे पहले तो मेरे दाद के खानदान ने जो मज़े लूटे, सब किया। उनमें से एक अभी पिछले हफ्ते ऊपर भी चले गए, तो मैं बहुत थैंक यू किया ऊपर वाले का। ऐसे भी लोग होने चाहिए जिनको बहुत तकलीफ़ों से ऊपर गए हैं वो लोग। तो मेरे साथ मैं आई लीव एवरीथिंग ऑन गॉड एंड कर्मा, मैंने सारी ज़िंदगी उन्हीं पे छोड़ा है। और मुझे बिल्कुल मेरी मॉम ने बहुत साथ दिया। मेरी मॉम कहती है तू अपने ऊपर मत ले। अगर डैड नहीं सुननी चाहिए थी उनको आसपास वालों की, उनको बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठाते हैं, बट मेरे हिसाब से माँ बाप को समेट लेना चाहिए। आज अगर मेरे डैड मेरा साथ दे देते ना तो मैं शायद डिवोर्स तक बात ना पहुँचती मेरी। मुझे सारी ज़िंदगी यही सुनना पड़ा कि तेरे डैड ने ऐसे किया, तेरे डैड ने ऐसे किया, हमारा मतलब बहुत कुछ, मतलब आपके हस्बैंड की तरफ से हाँ, आपको मुझे ये सुनना पड़ता था बहुत कुछ सुनना पड़ता था। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे बट माय हस्बैंड वाज वेरी डिफ़िकल्ट, तो बड़ा कुछ मुझे सहना पड़ा, सुनना पड़ा। तो इस वजह से अगर सही टाइम पे डैडी ने मुझे संभाल लिया होता ना, माफ़ कर दिया होता, तो शायद लाइफ अलग मोड़ पे होती। आज मैं इतनी स्ट्रगल ना कर रही होती। सबको ऐसे लगता है गुरप्रीत कौर चड्ढा वाओ फॉरेन ट्रैवल करती है, अच्छी गाड़ियों में घूमती है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, बट इट्स नॉट ईजी। मैंने आज भी आई डोंट हैव बैंक बैलेंसेस, आई डोंट हैव लिक्विडिटी, मैं स्ट्रगल करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टफ लाइफ झेल रही हूँ। बट ये बात किसी को नहीं पता बिकॉज सब मेरा वही देखते हैं जो मुझे सब दुनिया से मिलता है, बट उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते हैं कि इतना ईजी नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ, मेरे रिलेशंस, मेरे कॉन्टैक्ट्स ऐसे बने हुए हैं कि मैंने करोड़ों रुपए के कॉन्टैक्ट्स कमाए हैं, बट आज शायद मैंने करप्शन करके अगर कुछ पैसा कमा लिया होता ना तो फिर लोग मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं। मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो चाहते तो मेरे बच्चों को या मेरे को काम दे सकते थे, बट किसी ने कंसिडर नहीं किया कभी। तो मेरे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है ना, जो एज अ प्रीति जब रात को मैं बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी लोगों के लिए इतना कुछ किया, पर जब मेरा वक्त आया, मेरे बच्चों का वक्त आया तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहा। पता नहीं मैं आज यहाँ आके इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था, सो सॉरी फॉर दैट। बट आई वॉन्टेड टू से समथिंग ऑन कैमरा दैट आई हैव बीन डीलिंग अ लॉट राइट नाउ ऑल्सो फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो। बेचारे मेरे बच्चे भी इस वजह से सफ़र कर रहे हैं। वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत फेमस चाइल्ड एक्टर्स रहे हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते थे बट उनको भी किसी ने साथ नहीं दिया। तो वो भी फील करते हैं कि आज हमारे सर पे अगर बाप होता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। अगर आपने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके, अपने फादर के अगेंस्ट जाके शादी करी, और कितने साल में आपकी ये शादी टूट गई थी? 7 years. 7 years So I was में 26 when I got divorced. इट वॉज अ प्रॉपर लाइक अ म्यूचुअल हाँ डिवोर्स? हाँ, म्यूचुअल डिवोर्स। मेरे इन लॉज आज भी मेरे साथ है, मेरे से बात करते हैं, सब है। मेरे हस्बैंड के साथ भी ठीक कॉर्डियल रिलेशन है। ही इज़ मैरिड अगेन। उसने एक जर्मन लड़की से, बहुत स्वीट सी लड़की है जिससे शादी की है, वो अब झेल रही है बहुत ज़्यादा। आपने दोबारा शादी करने का क्यों नहीं सोचा? मैंने बिकॉज जैसा आपने बताया यू वर जस्ट 26। आज के टाइम पे 26 में लड़कियां सोचती भी नहीं है, कहती हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड आफ्टर 30 में बी। तो आपने उस समय पे शादी का क्यों नहीं सोचा? जब मेरा डिवोर्स हुआ तो मेरी बेटी 5 साल की थी और बेटा 3 साल का था। तो मैंने इसलिए शादी करने के लिए नहीं सोचा कि मुझे डर लगता था कि अगर मैंने दूसरी शादी की, पहला डर कि अगर मेरा वापस कुछ प्रॉब्लम हो गई, डिवोर्स हो गया, तो लोग कहेंगे यही गलत थी। दूसरा डर कि मेरे ये सारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे सो कॉल्ड पैटर्नल साइड वाले, ठीक है। एंड तीसरा सबसे बड़ा डर था कि मेरी बेटी पे कोई आर्टिफिशियल बाप आके हाथ ना रख दे। सो इस वजह से मैंने शादी की नहीं। आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, हो गया। हमेशा एक विमेन ही इतना सैक्रिफाइस कर सकती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ही कम ऐसा सुना है कि अगर जैसे इवन आपका डिवोर्स हुआ, आपके हस्बैंड की शादी हो गई, तो बच्चे अगर फादर के साथ होते भी हैं तो भी आई थिंक
मैंने नहीं सुना कि फादर ने बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि है ही नहीं, बट फादर ने शादी नहीं करी अपने बच्चों के लिए, ये बहुत कम होता है. बट मोस्टली मदर्स सैक्रिफाइस, मदर्स ऑलवेज हमेशा. ऑलवेज ऑलवेज. अभी सब लोग आपको देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन. आज आपका इमोशनल साइड सबको देखने को मिल रहा है. तो स्ट्रॉन्ग होना इजी होता है या डिफ़िकल्ट? अभी तो हमने आपका इमोशनल साइड देखा बहुत टाइम बाद. आई थिंक ये बहुत ही नया साइड है जो सबने देखा है. हाँ. तो स्ट्रॉन्ग होना इजी होता है या डिफ़िकल्ट? बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज आप बाहर से तो बहुत स्ट्रांग होते हो बट अंदर से आप बहुत फट्टू होते हो, बहुत फट्टू. डर लगता है कि हम कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसे, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे कि कल को हमारे बच्चों के साथ कुछ हो, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आए. तो सारी ज़िंदगी मेरी इसी डर में बीती है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ में ना अटकूं कि जहाँ पे मेरे बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम आए. सो स्ट्रॉन्ग एक चेहरा दुनिया को दिखाना इजी होता है बट उसके पीछे बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे डर. तो जितने भी लोग, बिकॉज आई एम अ वुमेन एंड एज अ वुमेन, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब कोई मुझे ये जवाब देता है ना, अरे तुम तो कर लोगी, यू आर वेरी स्ट्रांग, तो मुझे ना अंदर से ऐसा गुस्सा आता है Yeah. कि ओके आई एम स्ट्रांग, आई नो दैट, बट तुम क्यों बोल रहे हो कि आई एम स्ट्रांग? मतलब बिकॉज इट हैज़ बिकम अ पर्दा कि यू Yeah. आर वेरी स्ट्रांग, तुम तो कर लोगी. तो आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक लेवल पे जाके और गुस्सा Yeah. आने लग जाता है कि ओके. एनीवेज मैम, आपने बहुत यंग एज में एनजीओ स्टार्ट किया. Yeah. तो उसके पीछे व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? सो मैं सारे पॉलिटिशियंस के साथ काम करती थी. सब बड़े अपने आप को दिखाते थे बड़े. कई लोग उसमें से ऐसे होते थे कि जिनके बस का कुछ नहीं होता था, फिर भी हम उनके आगे पीछे घूमते थे. फिर उनमें से सिख कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग थे. तो उसमें से मुझे ऐसे लगा कि अब वक्त आ गया कि मैं खुद के लिए काम करूं, खुद को बढ़ाऊं, खुद को आगे पहुंचाऊं. तो एक एनजीओ ऐसा माध्यम था कि लोगों को जोड़ने का मुझे एक ज़रिया मिला, क्योंकि लोग सिर्फ अच्छाई के साथ जुड़ते हैं, कोई लोग बुराई के साथ नहीं जुड़ते. तो मैंने कोशिश यही की कि मैं एक ऐसी एनजीओ खोलूँगी जो विच विल सर्व द नीडी ह्यूमैनिटी. जो हमारा मोटो ही यही है, हेल्पिंग द नीडी ह्यूमैनिटी. तो फिर उसी के ज़रिए हमने बहुत ऐसे काम किए जो हमारी न्यूज़पेपर की सुर्खियों में आए, हर न्यूज़पेपर की फ्रंट हेडलाइंस बने, और अच्छे काम भी किए, लोगों की सेवा भी की, आज भी करते हैं. हमारी एनजीओ गरीब है, हमारे पास सीएसआर फंड्स नहीं है. एक्चुअली यही मेरा सवाल होने वाला था हाँ. कि अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग भी एनजीओ खोलते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं. Yes. और बहुत पैसे को एनजीओ के नाम पे लेते हैं, पर हाँ. मे बी शायद उस लेवल पे यूज नहीं करते. तो आपने ऐसा बोला होता कि है. सो मेरे पास मैंने एनजीओ 2012 में खोली थी, पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन. पर मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि एटीजी ले लो, सर्टिफिकेशन ले लो, तो आपको सीएसआर फंड्स आएंगे, बहुत कुछ होगा. बट एटीजी लेने के लिए भी 1-2 लाख का खर्चा था, जो मेरे पास नहीं था करने के लिए. वो तब से अब तक कर ही नहीं पाई मैं, बिकॉज गुरप्रीत कौर चड्ढा एक ऐसी इमेज है जिसके पास 50-100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स लेके लोग पहुंचेंगे. जी मैडम के पास तो बहुत कुछ है, करा देंगे. बट ऑनेस्टली इट्स नॉट इजी, इट इज़ सिंपली नॉट इजी. कि इस दुनिया में, मुंबई में सर्वाइवल इतना डिफ़िकल्ट है, और सिंगल पेरेंट के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसके पीछे 7 लोग जुड़े हों. मेरे पास मेरे 2 डॉग्स हैं, 2 मेड्स हैं, ड्राइवर है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, सबको अकेले, और ओनली आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली. बच्चे कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली बड़ा होगा. बट एनजीओ खोलने का रीज़न सिर्फ यही था कि मैं लोगों की सेवा करूं. बट एनजीओ में फंड्स नहीं आए, बिल्कुल गरीब एनजीओ, एटीजी ले नहीं पाई मैं. तो हमने एक ग्रुप बनाया. उस ग्रुप में जैसे हम डालते हैं कि किसी को कोई मदद चाहिए, तो कोई 500 है, कोई 1100, कोई 2000 करके हम एक बजट इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं. यही इसी तरीके से एनजीओ चल रही है. बट वो छोटे छोटे जेस्चर ही लोगों को इतने पसंद आते हैं कि चल रही है. जो लोग करोड़ों खर्च के नहीं वो इज्जत हासिल कर सकते, वो शायद ऊपर वाले ने मुझे नवाजी है. any advice that you would like to give your younger self, the younger version of गुरप्रीत कौर चड्ढा, जिसको आप ऐसी एडवाइस देना चाहो, जो भी आपको लगे कि मैं ऐसा नहीं करती तो शायद ऐसा होता है, जो भी, एनी एडवाइस दैट. पहले तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है तुमने.
हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू। एंड मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी गुरप्रीत के अंदर बैठी प्रीति को कि ऑलवेज लिसन टू पेरेंट्स, और यही एडवाइस मैं सारे बच्चों को देना चाहूँगी, आजकल की स्पेशली जेनजी जनरेशन को देना चाहूँगी कि एक एज पे आके जब माँ बाप आपको दुश्मन लगने लगते हैं ना, वही एक एज का जंक्चर होता है जब आप डिसीजन लेते हो सही और गलत का, और उसी पे निर्भर करता है आपके आने वाला फ्यूचर, आपके आने वाली ज़िंदगी पूरी। तो लिसन टू योर पेरेंट्स। वेरी इम्पोर्टेंट। आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं? मैं अमेरिका के मैलिबू बीच पे विद गुड बॉडी एंड बिकिनी। मतलब फुल चिल मोड ऑन। Yeah, I want to retire. I want to retire and I only want to enjoy and simultaneously मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाए कि मैं लोगों की सेवा भी करती रहूं और मज़े भी करती रहूं। That's it. So यही देखती हूँ मैं आने वाले 5 साल में। बहुत बढ़िया। A settled life and मेरे दोनों बच्चे settled। लवली लवली। आपने सभी सवालों के जवाब बहुत ही ऑनेस्टी से दिए और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और एक्चुअली इतने दिल से आपने अपनी बात कही कि मुझे लगता है कि ना कोई इसमें स्क्रिप्ट थी, ना आपको पहले से पता था, बट आई एम एज अ पर्सन मोर कनेक्टेड टू यू. आई थिंक द ऑडियंस विल ऑल्सो लाइक योर ऑनेस्टी, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, but we are still all very, very strong, and we will be strong. Yes. Thank you so so much. It was lovely having you here. Thank you so much. It was my pleasure too. Hi everyone, this is गुरप्रीत कौर चड्ढा और आज मैं बैठी हूँ एक इतने महारानी स्टाइल काउच पे, सो मैं बोलना चाहूँगी और दिल से इल्तिजा करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल द वायरल काउच. Thank you.